हेलो ऑल। कैसे हैं आप सभी। आज सारा देश 73rd रिपब्लिक डे मना रहा है। ऐसे में आज इस पर बात करना आवश्यक हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से आज की डेट को यानी 26 जनवरी की डेट को रिपब्लिक डे के लिए चुना गया। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, जिसके बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। लेकिन 26 नवंबर के दिन उसे लागू नहीं किया गया, पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। कुछ धाराएं उसकी लागू कर दी गई थी उसी दिन से। तो आखिर आज की डेट तक के लिए इंतज़ार किस लिए किया गया, जिसका इंतज़ार 2 साल से देश की जनता कर रही थी। उस संविधान को लागू करने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लेने के बाद भी अगले 2 महीने का इंतज़ार फिर किया गया। तो आखिर ऐसा क्या था आज की डेट में, इसके बारे में हम ज़रा सा चर्चा करेंगे। बात जाती है कई साल पीछे। साल था 1928, महीना था दिसंबर। कांग्रेस का अधिवेशन निश्चित हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्षता करनी थी मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री थे, और उस समय उन्हें नेहरू रिपोर्ट सौंपनी थी उस अध्यक्षता के दौरान। नेहरू रिपोर्ट में आखिर क्या था? नेहरू रिपोर्ट में था, जो कि बहुत गहन विचार विमर्श के बाद तैयार की गई थी। उसे स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन उसमें एक जो धारा थी उसको जो पार्टी के युवा वर्ग था उसे स्वीकार करने में कठिनाइयाँ महसूस हो रही थीं। उस युवा लॉबी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति नाम के जो युवा थे, इन लोगों ने इस बात का विरोध किया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि अपूर्ण स्वराज चाहिए। दरअसल जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इसका पहले ही गांधी जी द्वारा अन्य जो सीनियर कांग्रेसी लीडर्स थे उन सभी की पूर्ण स्वीकृति के पश्चात इसे कांग्रेस कमेटी के बीच में रखा गया। कांग्रेस कमेटी ने इसे स्वीकार भी किया, लेकिन चूंकि इन तीनों युवाओं ने विरोध किया और पूर्ण स्वराज की बात की, तो इस बात को वहाँ पर स्वीकार तो किया गया कि ठीक है, हम इसे स्वीकार करते हैं, आपका जो विरोध है इसे स्वीकार किया जाता है, लेकिन कम से कम हम 2 साल का समय अंग्रेज़ों को देंगे कि आप पहले डोमिनियन स्टेटस स्वीकार करें और उसके 2 साल के बाद आप पूर्ण स्वराज की मांग को हमारे स्वीकार करें। लेकिन इन युवाओं ने इन्होंने कहा कि नहीं, 2 साल का वक्त अधिक है, 2 साल के वक्त में हम इस स्वीकारोक्ति को नहीं मानेंगे। तो समय को घटाकर 1 साल दिया गया कि 1 साल का वक्त हम अंग्रेज़ों को इस बात को मानने के लिए देंगे कि वो हमारी डोमिनियन स्टेटस की मांग को पूर्ण स्वराज में बदलकर स्वीकार करें। लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले कुछ घटनाक्रम बदलता है। साल 1929, महीना दिसंबर, डेट 23। लॉर्ड इरविन, जिनसे कांग्रेस के लोग बात कर रहे थे, वार्ता टूट जाती है। वार्ता सिर्फ इस बात पर टूटती है क्योंकि कांग्रेस की मांग थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, उसके पहले हमें डोमिनियन स्टेटस। लेकिन इसके साथ उसमें कुछ और धाराएं ऐसी थीं जिनमें जो भी क्रांतिकारी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनकी सज़ा की पूर्ण माफ़ी की मांग की गई थी। इन कुछ मांगों की वजह से इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस बात की भी मांग की गई थी। लेकिन इन बातों को मानने के बजाय
इरविन ने वार्ता को रद्द कर दिया और वहाँ से सभा समाप्त हो गई। मांग के अस्वीकार होते ही पूरे देश में अंग्रेज़ों से भिड़ंत का एक नया दौर प्रारंभ हो गया। अब बस इस वार्ता के टूटने के महज 7 दिनों के अंदर कांग्रेस का एक नया अधिवेशन 1929 लाहौर में रावी नदी के तट पर आयोजित किया गया और इस बार महात्मा गांधी ने एक नया दांव चलते हुए कांग्रेस के युवा नेतृत्वकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की कमान सौंप दी। अब इस अधिवेशन में वहाँ पर केवल 2 मुद्दों पर बातचीत होनी थी। सबसे बड़ा मुद्दा था कि अब हिंदुस्तान को पूर्ण स्वराज चाहिए। कांग्रेस का जो एजेंडा, वो कांग्रेस जो 1885 में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में जिसकी आधारशिला रखी गई, जिसे शुरुआत में भिक्षावृत्ति करने वाली पार्टी का नाम दिया गया, जो कि केवल अंग्रेज़ों से दया के रूप में कुछ रियायतें चाहती थी हिंदुस्तानियों के लिए, वो पार्टी आज ये कहने के लिए अपने उद्देश्य का जो उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया, उसका उद्देश्य रखा पूर्ण स्वराज। ये साल 29 दिसंबर 29 दिसंबर 1929 को ये सभा शुरू होती है और लाहौर में रावी नदी के किनारे सारे कांग्रेसी इस बात की शपथ लेते हैं कि अब हम हिंदुस्तान को पूर्ण स्वराज दिलाकर ही रहेंगे। दरअसल यहाँ पर चूँकि कांग्रेस में बहुत सीनियर लीडर थे, नेहरू को क्यों अध्यक्ष बनाया गया, तो इसके पक्ष में सिर्फ 2 ही पॉइंट आते हैं। नेहरू ने स्वराज के प्रस्ताव को कांग्रेस के सामने रखा और कांग्रेस ने इसे पूरे बहुमत के साथ स्वीकार कर लिया। दूसरा, गांधी जी ने जिस जुझारूपन से इन युवाओं को नेतृत्व करते हुए देखा था, इसमें उन्होंने युवाओं को मौका देने के लिए अपना पूर्ण समर्थन नेहरू की तरफ व्यक्त किया। नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने वहाँ पर अपनी योजना को रखा, जिसमें यह था कि अब हिंदुस्तान को पूर्ण स्वराज चाहिए, किसी की कोई रियायत नहीं चाहिए, किसी की दया पर हिंदुस्तान नहीं जिएगा और अब हम पूरी तरह से स्वतंत्रता की मांग करते हैं। इस अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन का पूर्णतः बहिष्कार करने की मांग रखी गई, जिसे स्वीकार किया गया। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित कर दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिसमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे। साथ ही सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनावों में भाग लेने से मना किया गया एवं प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही जो लोग अपने उस समय पदों पर आसीन थे, उन्हें अपने पदों से त्यागपत्र देने के लिए भी कहा गया। 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। अब बात आती है 26 जनवरी 1930 की। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। लोग सुबह से स्नान करके जगह जगह पर सभाओं का आयोजन कर रहे थे, सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ले रहे थे। अभूतपूर्व रूप से लोगों में उत्साह सैलाब देखने को मिल रहा था। लोग ऐसी अनुभूति फैला रहे थे जैसे कि उन्हें आज़ादी मिल गई हो और उस दिन को वो पूरी तरह से स्वतंत्रता के रूप में मना रहे थे, क्योंकि जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, जो विरोध
को आगे बढ़ा रही थी, उस पार्टी का एजेंडा अभी तक पूर्ण स्वराज का था ही नहीं। वो तो सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी। लेकिन 26 जनवरी 1930 के दिन रावी नदी के तट पर जिस तरीके से कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को पूर्ण बहुमत के साथ स्वीकार किया गया था, पूरे देश की जनता के भीतर एक असीम उत्साह की लहर दौड़ पड़ी थी कि अब हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे और आज़ादी के लिए कुछ भी करेंगे। गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार करने की बात भी वहाँ पे रख दी गई थी। अपने पदों से त्यागपत्र देने की बातें की गई थी। करों को अदा न करने की बात की गई थी। इस तरह से गांव और कस्बों में जगह जगह पर सभाएं की गई। स्वतंत्रता की घोषणा को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करके पढ़ा गया। साथ ही अपना प्यारा तिरंगा झंडा फहराया गया। इस शपथ में कुछ पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स बताने आवश्यक हो जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय जनता का अहरणीय अधिकार है, मतलब इसे कोई भी चुरा नहीं सकता। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने जनता से स्वतंत्रता के अधिकार को छीनकर न केवल उसका शोषण किया है, बल्कि उसे आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से भी विनष्ट कर दिया है। भारत को आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया गया है। राजस्व की वसूली हेतु उच्च दरें निर्धारित की गई हैं, जो हमारी आमदनी से काफ़ी अधिक हैं। ग्रामीण उद्योगों का विनाश कर दिया गया है तथा उसका विकल्प नहीं ढूंढा गया है। सीमा शुल्क, मुद्रा और विनिमय दरें एक पक्षीय भेदभावपूर्ण हैं। इसमें भारत के किसान और उत्पादक बर्बाद हो गए हैं। हमें कोई भी वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। संघ एवं संगठनों के निर्माण की स्वतंत्रता के अधिकार से हमें वंचित कर दिया गया है तथा हमारी प्रशासनिक प्रतिभा की हत्या कर दी गई है। सांस्कृतिक दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था ने हमें हमारी मातृभूमि से अलग कर दिया है तथा हमें ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है कि हम सदैव गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहें। कुल मिलाकर लोगों ने इस कमजोरी को महसूस कर लिया था पूरी तरह से कि अगर हम अधिक दिनों तक अधिक दिनों तक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहे तो ऐसे में हिंदुस्तान हमेशा के लिए गुलाम मानसिकता का शिकार बन जाएगा। और इस बात को महसूस करने के बाद नए युवाओं ने जो आंदोलन का बिगुल छेड़ा कि उसके बाद भारत को आज़ादी मिल ही गई। तो इस तरह से 26 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण दिनों में से एक हो गया। जब देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई, उसके बाद सबसे बड़ा काम था देश को एक बहुत ही सशक्त संविधान देना, जिसके लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो अपना पूरा योगदान दे न सके और फिर स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किया गया, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे और देश ने उन्हें प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी अपनाया। साथ ही जब 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की अथक मेहनत के पश्चात संविधान अपने पूर्ण रूप में देश के सामने देश की संविधान सभा के द्वारा आत्मसात करके आत्मार्पित किया गया, तब ऐसी सिचुएशन में ये हुआ कि अब एक ऐसा शानदार दिन चुना जाए जिस दिन ने हमें स्वतंत्रता का बोध कराया हो, और वो दिन हमारे पास ऑलरेडी 26 जनवरी का दिन था। उसके लिए हमने 2 महीनों तक और इंतज़ार किया और 26 जनवरी 1950 के दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करके पूर्ण रूप से हिंदुस्तान को स्वतंत्र महसूस करवाया, वहाँ की जनता को स्वतंत्र महसूस करवाया। हम सभी स्वतंत्र महसूस करना प्रारंभ किए, क्योंकि अगर हम 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता तो मिली थी, लेकिन कागज़ों पे मिली थी। प्रशासनिक अधिकारी जा चुके थे, लेकिन कानून वही थे जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए थे। तो ऐसे में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र 26 जनवरी 1950 से ही हैं और अब लगभग 72 सालों का समय हमने पूरा कर लिया है। हम 73वें वर्ष के करीब हैं और हिंदुस्तान धीरे धीरे आगे प्रगति कर रहा है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।